हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। आज के हमारे इस लेक्चर में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही सब टॉपिक है। अभी तक हमने 6 आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट्स देख लिए हैं। जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल। ये हमारा 7th और लास्ट आइटम ऑफ एडजस्टमेंट है, जो कि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट के वक्त करते हैं। दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के वक्त करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या है और इसको करना कैसे ये भी देख लेते हैं। नाउ दो इट्स वेरी सिंपल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 8 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी या तो आपको जर्नल एंट्री में पूछेंगे या रीवैल्यूएशन एक अकाउंट बनाया जाता है। इसमें हम दोनों सीखेंगे कैसे किया जाता है। और इट कैरीज अराउंड 3 to 4 मार्क्स। और 8 मार्क का क्वेश्चन में जब तक आप रीवैल्यूएशन अकाउंट या जर्नल एंट्री नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये आज का टॉपिक करने के बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वी विल फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो we will be taking the length the 8 marker question, the length question which carries 8 mark। इसमें revaluation account, partners capital account और balance sheet सब बनानी होगी। तो इसमें अभी तक हमने जो भी सीखा है वो सारा कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं with respect to revaluation of assets and liability। Now let us first understand what is revaluation of assets and liability and why do we need to do revaluation of assets and liability at the time of admission। देखो बेटा, in our books in balance sheet the assets and liability which are recorded at cost price। we know that assets and liabilities are recorded at cost price as per historical cost concept, but definitely the current market price will differ from what the cost price is। हमने कोई एसेट खरीदा है आज से 5 साल 10 साल पहले, and obviously उसकी जो मार्केट प्राइस आज के दिन होगी, it will differ from what is written in the books, what is the book value। Now अब 2 पार्टनर हैं, उन्होंने ये एसेट्स खरीदे थे और वही 2 लोग बिजनेस चला रहे हैं। तो एसेट्स की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने जो शेयर में कंट्रीब्यूट किया है, फाइनली जब वो सेल करेंगे उसी शेयर में वो उसको अपने आप में क्रेडिट कर लेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर लेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब भी कोई चेंज हो पार्टनरशिप फॉर्म में, जब भी कोई एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो। उस वक्त मान लो हमने रिकॉर्ड तो किया था ओल्ड वैल्यू में, बट आज जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो हम उससे कैपिटल मांगते हैं। तो जब कैपिटल मांगेंगे, कैपिटल किस बेसिस पे मांगेंगे, हमने पहले भी सीखा था गुडविल के कंसेप्ट में कि एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करके जो उस दिन नेट एसेट होगा, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर से उसका कैपिटल का शेयर मांगते हैं। तो unless and until we know the present value, the market value, the current value of the assets and liability, if we ask for capital from the new partner which is based on values of past values, so we may end up asking for lesser capital or more capital। So the correct thing is to do is to find the current value which is the market value as of now at the time of admission। जब हम उसको वैल्यू करेंगे कि आज हमारी कितनी वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी की, तो हम करंट वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी को चेंज करेंगे। मतलब बुक वैल्यू अगर हमारी पुरानी 1 लाख थी, अभी करंट वैल्यू 1,20,000 है, तो हम 1,20,000 लिखेंगे और उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर से कैपिटल मांगेंगे। तो ये एक कंसेप्ट है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि एसेट्स जो होते हैं वो बुक्स में ओल्ड वैल्यू पे, दैट इज कॉस्ट प्राइस पे लिखे रहते हैं, but as of now there is going to be a change in partnership with respect to admission, death, retirement, change in profit sharing ratio। अभी फिलहाल इस चैप्टर में we are concentrating on admission। तो when a new partner is coming, in order to know how much capital is to be taken from that partner, number 1, number 2, to know the current value, the market value of assets and liability, so that if there is any profit or loss on revaluation, that profit and loss the old partner will share in their old ratio, because that asset has been purchased by the old partner। So if any profit and loss arises because of revaluation of those assets and liability, that profit and loss also belongs to the old partner, because the new partner has not contributed anything in the old assets and liability।
So two things you should always remember as far as revaluation of assets and liabilities considered, that number one, revaluation is done to find the current value of assets and liabilities so that an appropriate or correct or near to capital can be asked from the new partner, because capital what a new partner give is based on the net asset of the business. That's one reason. And second reason is to find out how much is the profit and loss because of revaluation. हमने जो वैल्यू बुक्स में लिख रखी है वो बुक वैल्यू है. आज जो करंट वैल्यू है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो बढ़ेगा घटेगा, विल सी हाउ, वही पूरा सिखाना आपको अभी. वो न्यू पार्टनर को नहीं जाएगा, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर को जाएगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं. ये दो चीज आप ध्यान रखिए. अब कैसे करते हैं ये देख लेते हैं. देखो बेटा, जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू करेंगे तो हमारे पास दो केसेस आएंगे, या तो एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, या लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी. तो बेसिकली मैं इन दो केसेस को इस तरह से लिखता हूं. रिवैल्यूएशन से आपके पास दो चीजें आएंगी, या तो आपको लॉस होगा या आपको प्रॉफिट होगा. जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पुराने पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन जब होगा एसेट्स और लायबिलिटी का जब रिवैल्यूएशन होगा, या तो फर्म को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा. लॉस किस किस केसेस में होगा? जब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तब लॉस होगा, या जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तब लॉस होगा. ठीक है, कैसे? जैसे मान लो आपके पास बिल्डिंग थी 10 लाख की, बट हमने आज रीवैल्यू की तो वो 9 लाख की होगी, तो 1 लाख की बिल्डिंग कम होगी. जब भी हमारा एसेट्स डिक्रीज हो जाता है तो और उसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है, तो इट इम्प्लाइज लॉस. जैसे आपके पास 5,000 रुपीज थे और आपकी पिक पॉकेट हो गई, पॉकेट में से पैसे निकल के गिर गए, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए क्या लॉस है. तो यहाँ जब हम रीवैल्यू कर रहे हैं, बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, और मार्केट वैल्यू हमें पता चला कि डिक्रीज हो गई है, तो बदले में हमें कोई कैश या कोई कुछ और मिल नहीं रहा है, गुड्स, तो वो हमारे लिए क्या है? लॉस है. लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी बढ़ना मतलब क्या? आपने जितना सोचा था उससे अब ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इट्स अ लॉस. कीपिंग दैट इन माइंड, प्रॉफिट क्या होगा? जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अब आपके लैंड की वैल्यू 10 लाख थी, अब 12 लाख हो गई, तो 2 लाख अब आपको ज्यादा मिलेंगे और बदले में आपको कुछ देना नहीं है. इट्स ओनली चेंज इन द बुक वैल्यू. तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. और वैसे ही जब लायबिलिटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, पहले आपको क्रेडिटर को 50,000 देने थे, आप 40,000 ही देने हैं, तो एक तरह का ये हमें डिस्काउंट मिल गया, मतलब हमें पैसे कम देने हैं, तो हमारे लिए गेन है, प्रॉफिट है. तो दो केसेस हैं, बट उसके बिकॉज ऑफ 2 रीजंस एंड 2 रीजन, तो टोटल 4 केसेस बन गए. आप इसको 4 केसेस ट्रीट करो या 2 केसेस ट्रीट करो. 2 केसेस में बोलूं तो एक तो आपको रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस होगा या प्रॉफिट होगा. लॉस कब कब होगा? जब हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी. ये आप कंसेप्चुअली याद रखना, ऐसे आप मेमोराइज करने की कोशिश मत करो. और प्रॉफिट जब हमारा एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी. तो ये पूरे कंसेप्ट को लेके हमें क्या करना है? क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे, बुक वैल्यू दी रहेगी और नीचे मार्केट वैल्यू दी रहेगी. आपको कंपेयर करना है कि हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. अकॉर्डिंगली आपको लॉस और प्रॉफिट की जर्नल एंट्री पास करनी है और उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करनी है. जर्नल एंट्री कैसे करनी है पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं. नाउ हम फर्स्ट केस ले रहे हैं इंक्रीज इन एसेट. बेटे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप देख लेना एसेट्स है कि लायबिलिटी है, पहले ये चीज देख लेना. एंड यू नो द लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हम 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो पहले आप देखना एसेट्स के बारे में बात हो रही है कि लायबिलिटी के बारे में. फिर आप देखोगे कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है. वो क्वेश्चन रीड करके हमें समझना पड़ेगा. अब मान लो हमारा इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट मतलब गेन, फर्म के लिए प्रॉफिट है. अब बेटा रीवैल्यूएशन के वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है. रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ये अकाउंट प्रिपेयर होता है टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स.
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट वेयर वी राइट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी. सो इंक्रीज होगा तो गेन है एसेट्स में, एसेट्स में इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट है, हमने देखा. और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हमने 11th में देखा था. प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. तो यहां पर जब भी प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. ये आप याद रखोगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जिस तरह से हमने कंसेप्ट सीखा था 11th में कि ऑल लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम और गेन आर क्रेडिटेड, वही कंसेप्ट हम कंटिन्यू. ये कंसेप्ट तो आपके कभी चेंज नहीं होंगे, बस सिर्फ नाम चेंज होते रहेंगे. जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग किया था, अभी 12th में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट और आगे जाके एक रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब सीखेंगे. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट और क्रेडिट दो साइड ही होता है अकाउंट का. डेबिट कब होगा? व्हेन देयर इज अ लॉस, और क्रेडिट कब होगा? व्हेन देयर इज अ गेन और प्रॉफिट. ठीक है. नाउ इंक्रीज इन एसेट इज व्हाट? इट्स अ गेन, इट्स अ प्रॉफिट. अभी हमने डिस्कस किया था. उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और रेस्पेक्टिवली जो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे. तो देखो आप दोनों तरीके से कर सकते हो इसको. इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो वो एसेट डेबिट हो जाएगा, और वो गेन हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो आपको ये एकदम यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और इससे आपकी जर्नल एंट्री में आप कभी गलती नहीं होगी. या तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जर्नल एंट्री करना. रिवैल्यूएशन गेन है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो रेस्पेक्टिव एसेट डेबिट हो जाएगा. या फिर आप एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो कि इंक्रीज इन एसेट, तो एसेट इज डेबिटेड, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा. जो आपको इजी लगे. आई विल एडवाइज कि आप रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, क्योंकि जर्नल एंट्री में भी फिर यही पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो, और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो भी वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से. आप तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग दोनों हो जाएगी. सो अगेन इंक्रीज इन एसेट इज अ गेन, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और एसेट्स डेबिट. तो जो भी आपको एसेट्स के नाम दिए हुए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसको डेबिट कर देना टू रिवैल्यूएशन. ये हम कब करेंगे? व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन एसेट. क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है? इंक्रीज इन एसेट इंप्लाइज प्रॉफिट और गेन जो भी है, और प्रॉफिट या गेन जो भी हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है और रेस्पेक्टिव एसेट डेबिट हो जाता है. इसी तरह से दूसरा केस ले लो, डिक्रीज इन एसेट. डिक्रीज इन एसेट इज अ लॉस. फॉर लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट करना है, और रेस्पेक्टिव एसेट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. सिमिलरली इंक्रीज इन लायबिलिटी. इंक्रीज इन लायबिलिटी मतलब बैठे बैठे हमें पैसे ज्यादा देने हैं, तो इट्स अ लॉस. लॉस की वजह से रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट. और हमारा जो लायबिलिटी है वो जो नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो हम यहां लिख देंगे. लास्ट आपका डिक्रीज इन लायबिलिटी. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज अ गेन. अब आपको कम पैसे देने हैं, तो गेन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. तो रेस्पेक्टिव लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट. तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. बस रिवैल्यूएशन में आपके चार ही जर्नल एंट्री आएंगी, या तो इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन एसेट का, या इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी का. आप एसेट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्नल एंट्री कर सकते हो, बट मेरी एडवाइस है कि आप रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो ज्यादा इजी है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो हमारा इजी पड़ेगा. गेन होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, रिस्पेक्टिव एसेट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी. लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिस्पेक्टिव एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी. ठीक है. ये जर्नल एंट्री आप लोग देख लो. अब इसके बाद हम लोग जल्दी से एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे. ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, एकदम वैसा ही फॉर्मेट है जैसे कि आपके पीएल का या ट्रेडिंग अकाउंट के होता है.
अब बेटा आप लोग याद रखोगे क्रेडिट में क्या क्या आएगा, सिर्फ गेन आएगा, प्रॉफिट। गेन कब होता है, जब आपका एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या लायबिलिटीज की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है। और आपका लॉस कब होगा, लॉस जब होगा तो वो डेबिट होगा। ये कब हुआ, ये जब होगा आपका गेन। और जब भी आपको लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो लॉस कब होगा, एसेट्स की वैल्यू जब आपकी डिक्रीज होगी या लायबिलिटीज की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, ये आपका लॉस। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट के लिए आपको बता दिया कब आपको क्रेडिट करना है, कब आपको डेबिट करना है। कैसे करना है उसको हमें एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं एक एक आइटम लेके आपको समझाता हूं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे बिल्डिंग दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, ये मान लो ये एसेट साइड है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 1 लाख और नीचे इंफॉर्मेशन में आपका दिया हुआ है बिल्डिंग इज डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड और डेप्रिशिएटेड, डिक्रीज्ड और डेप्रिशिएटेड। अच्छा, कुछ टर्म्स को आप लोग यहां समझ लो। बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड और डिक्रीज्ड बाय 10%। तो यहां पर ये डेप्रिशिएटेड मतलब वो डेप्रिशिएशन की बात नहीं कर रही है, यहां डेप्रिशिएटेड वर्ड का मतलब है डिक्रीज्ड। यहां नॉर्मली जो हम डेप्रिशिएशन समझते हैं उस डेप्रिशिएशन की बात नहीं हो रही। अगर हो भी तो एंट्री वही होगी, इम्पैक्ट वही पड़ेगा, बट आपको समझना ही है यहाँ पर डेप्रिशिएशन का मतलब हो गया डिक्रीज। मार्केट वैल्यू है जो इसकी 10% कम है, इसका मतलब ये है। तो हमारा 1 लाख की बिल्डिंग है, 10% से डिक्रीज हो रही है, तो 1 लाख के 10% कितना हो गया, 10,000। और अगर डिक्रीज हो रही है एसेट्स की वैल्यू, तो मैंने बोला था कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहले देखो बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लॉस है। तो लॉस है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो पहले इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जनरली एग्जाम में आइदर आपका अकाउंट आएगा या जर्नल एंट्री आएगी, दोनों साथ में नहीं आता मोस्टली, एंड 99% केसेस में आपके अकाउंट ज्यादा आता है। तो हम लोग दोनों ही करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन है, जस्ट एक ट्रेंड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी पहले समझो। बिल्डिंग इज डिक्रीज्ड तो लॉस है, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्या डिक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से डिक्रीज हो रही है, 10,000 से, 10,000। ठीक है, अब जर्नल एंट्री को देख के लेजर पोस्टिंग मत करो, जैसे मैंने बोला दोनों साथ में नहीं आता। वो जर्नल एंट्री कैसे की, हमने क्या सीखा था, जब भी लॉस और रिवॉल्यूशन डेबिट होगा और रिस्पेक्टिव एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर लेजर पोस्टिंग में समझो कैसे होगा, डिक्रीज इन एसेट है तो लॉस है, लॉस रिवॉल्यूशन क्या होगा, डेबिट। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जो बिल्डिंग है, जो एसेट का नाम है वो लिखेंगे, टू बिल्डिंग 10,000। बेटा आप इसको इंडिविजुअली करने की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में या बोर्ड्स में जो आते हैं, आइदर जर्नल एंट्री आते हैं लेजर पोस्टिंग, इसलिए जर्नल एंट्री को देख के लेजर पोस्टिंग मत करो, इंडिविजुअली सीखो। तो लेजर पोस्टिंग सीख लिया हमने, ठीक है। रिवैल्यूएशन कब डेबिट होगा, जब लॉस होता है। और यहाँ भी सेम कंसेप्ट ये रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब लॉस होता है, और रिस्पेक्टिव एसेट का नाम लिख देना। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए आपका फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर 2 लाख दिया हुआ है, अच्छा 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। फर्नीचर को लेकर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज ₹60,000। क्या मतलब हुआ, 50,000 हमने बुक में लिख रखी है, बट अभी फर्नीचर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 60। तो हम कितना लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 60 या 10? 10 हमेशा याद रखना, जितने से इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, द इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अमाउंट हमारे लिए गेन या लॉस है, पूरा कंप्लीट अमाउंट नहीं है। याद रखना वाली चीज, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
50,000 की वैल्यू थी और अब 60 की हो गई है, मतलब इंक्रीज कितने से हुआ, 10 से। तो हमें सिर्फ 10 रिकॉर्ड करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जाता है, तो जितने से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो हमारे लिए प्रॉफिट और लॉस है। फाइनल वैल्यू जो है 60 की और यहाँ 90 जो आ रहा है वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है एसेट्स मतलब गेन है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, यहाँ भी 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। नरेशन क्या होगा, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे ये लिखा था वैसे, बस यहाँ डिक्रीज लिखा था, इंक्रीज लिखना है, यहाँ बिल्डिंग लिखा था या फर्नीचर लिखना है। अब यहाँ आ जाओ, इंक्रीज इन एसेट हो रहा है मतलब गेन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर, कितने से, 10,000 से, ये लिख दो, ठीक है। अब एक थर्ड एग्जांपल देखो, मान लो आपका व्हीकल दिया हुआ है, व्हीकल आपका दिया हुआ है से फॉर एग्जांपल 70,000, व्हीकल 70,000 का दिया हुआ है। नो, व्हीकल की वैल्यू 70,000 दी हुई है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है वैल्यू ऑफ व्हीकल रिड्यूस्ड बाय 5,000। तो यहाँ पर बाय 5,000 मतलब 5,000 से डिक्रीज हो गया, मतलब यहाँ डिक्रीज की वैल्यू दी हुई है, कितने से डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ एसेट मतलब लॉस, तो यहाँ तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल 5,000, और एज इट इज अ लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू व्हीकल 5,000। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, ये हमें कैसे बनाना है ये आप लोग ध्यान रखोगे। लॉस डेबिटेड, गेन क्रेडिटेड। अब एक हम एडवांस लेवल है किसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें इसमें कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस जो होंगे पार्टनर्स कैपिटल में कैसे ट्रांसफर होता है हम ये भी देखेंगे।